Naresh sir Thank you. also. So next voice from Raghu sir, please. Thank you, Nina ma'am. Thank you. I think my voice is audible. Yes, sir. Thank you. Thank you everyone for joining us and thank you Nina ma'am for your kind words. आपने बुलाया हमें, बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और आज का सेशन इन बिटवीन मुझे महीने के बीच में आने की ऐसी आपको आदत नहीं थी कि आप मंथ के बीच में ही आप मुझे देखें, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसे इनोवेटिव सेशंस होने चाहिए जिससे कि आपको बायोसैश के बारे में और बायोसैश की जर्नी के बारे में, इनफैक्ट जो बायोसैश की टॉप लीडरशिप है उन लोगों ने कैसे वो मुकाम हासिल किया और उनकी पर्सनल जिंदगियों के बारे में अगर गहराई से पता चलेगा तो शायद आपका नजरिया या शायद आपका इस बिजनेस को अप्रोच करने का तरीका या एक एटीट्यूड बिल्ड करने का जो तरीका है उसमें कहीं कुछ बदलाव आ सके। इसकी मुझे एक नीड नजर आई। तो वन वे कम्युनिकेशन की जगह ऐसा लगा कि क्यों नहीं एक ड्यूअल वे कम्युनिकेशन हो जिसमें हम टॉप लीडरशिप जो बायोसैश के अंदर है जिन्होंने आज एक रास्ता बना के दिया हमें, जिसपे हम चल के आज बायोसैश को, जैसा आज नीना मैम कह रही हैं कि वो 25,000 परिवारों तक पहुंच पाए, और ऐसे कई ऐसे दिग्गज लोग हैं हमारे इस नेटवर्क में जिन्होंने हजारों हजारों परिवारों तक बायोसैश को सीबकथॉर्न को पहुंचाया। लेकिन ये तो आज हमारे लिए एक स्मूथ सा रनवे बना हुआ था, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये रनवे बनाया उस वक्त जब यहाँ बहुत गड्ढे थे। एक कहानी आपने खन्ना सर की सुनी लास्ट सेशन में, उन्होंने तो मतलब आप समझ रहे थे कि लद्दाख में जब जनरेटर नहीं था तो जनरेटर ले जाके उन्होंने वहां पे अपनी फैक्ट्री से किस तरीके के प्रोसेस से वहां पे ले में लोगों को समझा के कि भाई ये भी एक अच्छी चीज है, इससे भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, एक रोजगार मिल सकता है, एक जमीनी लेवल का जो काम कह सकते हैं जो उन्होंने किया। ऐसी आज एक दूसरी कहानी हमारे बीच मौजूद है। मिस्टर नरेश चटवाल सर हमारे बीच मौजूद हैं। कितना बड़ा एक ओहदा होता है किसी कंपनी में, आप सोच के देखिए कि जब बायोसैश की का सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा होगा और सॉफ्टवेयर डिजाइन होने के बाद जब हम ऑनलाइन लिंकिंग करते हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन में जो सबसे पहली आईडी, जो सबसे पहला नाम बायोसैश के सॉफ्टवेयर में नजर आता है वो नरेश चटवाल सर का नजर आता है। एंड उनसे ये सारा पूरा परिवार आगे बढ़ा, उनसे ये पूरी नेटवर्क आगे बढ़ी, उनसे ये पूरी जर्नी, पूरा कारवां आज हजारों से हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। बहुत कुछ है जो चटवाल सर की जर्नी के बारे में जो उन्होंने अपने मुंह से स्टेज से कई बार बातें करनी है, लेकिन आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा इन डेप्थ उन कुछ बातों को कुरेद कर उनके अंदर से निकलवा पाऊं जो उन्होंने अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं किया है। तो कोशिश यही रहेगी कि हमारे आधे पौने घंटे के सेशन में हम उनसे कुछ अंदरूनी जानकारी ले पाए जिससे कि हमारा और मनोबल अपने काम के प्रति और हमारी साइकोलॉजी में और एटीट्यूड में जो डिफरेंशियल आता है कि कैसे एक टॉप लीडरशिप तक हम भी अपने इस बिजनेस में पहुंच सकते हैं, उसकी एक थोड़ी जानकारी अगर हम दे पाए। प्लीज वेलकम आप सबको तहे दिल से। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में पहली पहली बार आई थिंक किसी ऐसे ऑनलाइन सेशन के लिए हम नरेश चटवाल सर को बुला रहे हैं, तो एक शानदार अप्लॉज के साथ उनका स्वागत करेंगे। चटवाल सर प्लीज वेलकम। Thank you so much, थैंक Raghu यू sir. फॉर गिविंग योर टाइम सर। And good morning, all of you. आज का हमारा पहला सेशन जो आप वन टू वन कम्युनिकेशन का अपनी टीम के साथ करा रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और जैसा कि आपने जी कहा कि मेरे अंदर से कुरेद के कुछ राज निकलवाना की कोशिश आप करेंगे। जी जी और जी देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा रघु सर कि मेरे अंदर कोई राज ही नहीं है। मैं खुली किताब हूँ। जी जो मेरे पास है वो मैंने अपनी टीम को दिया है, और मेरे पास है नॉलेज, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम नॉलेज अपनी टीम को दे पाऊं। एब्सोल्युटली सर। तो आज भी मेरा कोशिश ये रहेगी कि प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ जो मेरा इस जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और हो सकता है कहीं ना जी कहीं इस जर्नी से कुछ लोगों को अच्छा इंस्पिरेशन मिल सकता है, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए बिल्कुल हम सर। आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल सर। वैसे बायोसैश के बारे में हम आएंगे। कैसा लगता होगा सर सोच के आपको कि बायोसैश की जब जीनियोलॉजी स्टार्ट हुई पहला नाम आपका है वहां से पूरी शुरुआत बायोसैश की जर्नी शुरू हुई।
देखिए क्या होता है ना, जब शुरुआत होती है किसी भी चीज की, तो अगर वो इंसान अपने आप को अकेला माने तो शायद वो कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज, ये दो चीजें आपके साथ हमेशा होती हैं। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक चीज में भी लैकिंग किया, कमी छोड़ दिया, तो आप अकेले हैं। जी। क्योंकि जिस दिन मैंने शुरुआत किया था 2015 के अंदर, मैं अकेला ही था, बट मैं सर अकेला मैं नहीं था। बायोसैच के बारे में आपसे थोड़ी देर की बात पूछूंगा। मुझे कुरेदना है सर, मुझे पता है कि आपकी बायोसैच की जर्नी तो बहुत शानदार रही है, उसका आइडिया भी हम थोड़ा इल्म है उसके बारे में। आज हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं जो अभी तक आपने किसी स्टेज से नहीं बोला। आपसे बायोसैच से पहले भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहे। यस। आ, इसके पहले भी आपका जीवन रहा है, आपका बचपन रहा होगा, आपके एजुकेशन रही होगी। तो थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में, कहाँ से आप हैं, कहाँ से आप आए, और इसके बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका दाखिला कैसे हो, कैसे आप इस इंडस्ट्री में, जैसे आज कह सकते हैं 20 साल के बाद लोग कहते हैं कि अरे ये तो ऐसा काम है वैसा काम है, और मुझे पूरा यकीन है मुझे भी 19 साल पहले लोग कहते थे, उस वक्त भी ऐसा ही कुछ कहते थे, और जब आपने शुरू किया होगा तब भी लोग वैसा ही कहते, तो लोग अभी भी एग्जैक्टली। वैसे ही हैं। बिल्कुल ठीक। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन 20 सालों के दौरान, और कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए? अ, देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि अपनी पास्ट में, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग से पहले, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। आज भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, आज भी वहाँ खेती होती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि आज भी मैं जिम्मेदार का बेटा ही हूँ। ठीक है। तो अच्छा। वो बात अलग है कि हमने फील्ड अलग चुन ली है, लेकिन पास्ट तो रहेगा हमारे साथ ही हमेशा। लेकिन मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई। मेरा 81 का बर्थ है, दिसंबर 81। और 88 में मैंने अपने पिताजी को खो दिया था। मतलब मैं सिर्फ 7 साल का था उस वक्त। तो हमारी मदर ने ही हमें, हम दो ब्रदर, हमें संभाला है। तो हमने लाइफ टाइम में उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। लाइफ टाइम उन्होंने स्ट्रगल किया है। आज अप्रोक्स 67 उनकी एज है। और आप यकीन मानिए, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसे? आज भी वो बुटीक चलाते हैं। आज हमारे पास कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ है, बट वो आज भी बुटीक चलाते हैं। कि मैंने मदर को पूछा, मैं, मम्मा आप अभी किस चीज की कमी है आपके पास, आप क्यों बुटीक चलाते हो? तो उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात मेरे को बोली, और वो मेरी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जो मेरा, यानी जब मैं 7 साल का था, तब से मेरे को अब तक वो इंस्पायर ही करती आ रही है। उनको, उनकी जो जर्नी है मेहनत वाली, वो मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग है। उन्होंने कहा कि बेटा, एज मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि क्या आप अपने शरीर और अपने दिमाग से लगातार काम ले रहे हो कि नहीं ले रहे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने शरीर और अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दिया, तो ये काम करना बंद कर देगा, और फिर दोबारा इससे काम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात आज मैं मानता हूं, और इसी बात को मैं हमेशा फॉलो भी करता हूं। ना मैं अपनी मेहनत में कमी छोड़ता हूं, और ना कभी मेहनत करने से पीछे हटता हूं। क्योंकि कंसिस्टेंट मेहनत हमारी बॉडी को आदत, मतलब ऐसा हो जाता है ना, मेहनत जब आप लगातार करते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप मेहनत कर रहे हो। अभी जैसे जी। अभी मैं 2 दिन पहले की आपको बताता हूँ। अब देखिए, मदर के मैं थोड़ा सा बीच में ले रहा हूँ पार्ट, क्योंकि उनकी जर्नी जो है मेरे लिए बहुत, उनकी लाइफ जो है मेरे लिए इंस्पायरिंग है। अभी कुछ दिन पहले हम, लगभग 3 दिन पहले हम माँ वैष्णो देवी यात्रा करके आए हैं। और ये लगाइए कि उन्होंने हमारे साथ 12.5 किलोमीटर की चढ़ाई की है। सुबह 8:30 बजे हमने शुरू किया है, और रात को 11 बजे 12.5 किलोमीटर वापस उतरे हैं। 25 किलोमीटर मेरी मदर ने मेरे साथ चला है, 68 की एज में। 67 की एज में। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सब चीजों के पीछे रीजन क्या है। कंसिस्टेंट उनका अपनी बॉडी से काम लेते रहना, अपनी बॉडी को चलाए रखना। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन तो मेरा सीबकथॉर्न। क्योंकि आज 10 साल से मैं रेबकथॉर्न पिला रहा हूँ।
मैंने कभी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये तो चलो वो एक हमारा जो मैंने आपको, मेरा जस्ट अभी कुछ दिन पहले का एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। लेकिन जो मेरे लिए एक इंस्पायरिंग थी वो मेरी मदर की लाइफ है। क्योंकि उनसे बड़ा गुरु, कहते हैं ना, माँ सबसे पहला गुरु होता है आपका। तो उन्होंने मेरे को जो शिक्षा दी है वो मेरे साथ आज भी है, और उनके जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ जर्नी है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। फिर उसके बाद क्या कि कॉलेज लाइफ गई, तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग मैंने किया। कॉलेज लाइफ के अंदर ही क्या कि ना वो इंजीनियर को ना प्रैक्टिकल इतने करवाए जाते हैं, थ्योरेटिकल कम होता है, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। वो पूरा ही प्रैक्टिकल हो जाता है। हम्म। वो इतना प्रैक्टिकल हो जाता है कि उसको ड्यूरिंग अपनी स्टडी पता लग जाता है कि बेटा आगे जॉब वॉब का कुछ खास होने वाला नहीं है, कुछ बढ़िया सोच ले। तो उसी दौरान 99 2000 के अंदर ही, क्योंकि मैं 99 बैच से हूँ, तो 99 2000 का बैच मेरा रहा है। तो 2000 में ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर लिया था। उस टाइम एक ही कंपनी, कॉलेज में ही? या 2000 के अंदर। तो उस टाइम एक ही कंपनी होती थी, मोस्टली सभी को पता है, प्रोडक्ट बेस के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, अमेरिकन कंपनी। तो उसके अंदर मैंने भी Correct. अपनी, बिल्कुल मैंने उसके अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहाँ कुछ यानी कि खास जब इंडिया में उसी वक्त आई थिंक 98 में ही 99 में आई थी। एमवे यस। 99 में आई थी, यानी कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई, यस। उस वक्त आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे? उसी दिन ये सोच लीजिए कि उससे अगले साल या सेम ईयर के अंदर मैं भी आ गया था। तो वही मतलब, जितना इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है उतना आपका भी इतिहास है। मेरा भी उतना ये ही बहुत इतिहास है। अच्छी बात आप है कह सर। सकते हैं कि 26 साल अगर डायरेक्ट सेलिंग को हो गए हैं इंडिया में, तो 26 साल मेरे को भी हो गए डायरेक्ट सेलिंग में। आपने बोला था कि आप खुली किताब है, देखिए सर कुरेद कुरेद के क्या क्या आ रहा है। नहीं, बहुत से लोगों ठीक को है। पता, अब देखो सबको नहीं पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को पता है। क्योंकि मैं देखिए, सिंपल होता है कि आपकी जो नॉलेज है, ये आपको बता देती है। जब आप किसी से बात करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां से पता लग जाता है कि आपके पास काफी अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का। तो जो 2000 में मैंने स्टार्ट किया था एमवे के अंदर, तो वहां पे प्रोडक्ट ही तो था। 2000 में स्टार्ट किया था उन्होंने न्यूट्रिशंस के साथ, न्यूट्रलाइट के साथ, और कुछ अदर थे तो वो समझ में नहीं, जो उनके न्यूट्रिशन से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। क्योंकि हेल्थ एक ऐसा चैलेंज है जो हर रोज एक नए तरीके से आपके सामने आएगा। और हम देख ही रहे हैं, कोविड आया, क्या हमने सोचा था कोई कोविड आएगा? नया चैलेंज था ना। आज से 20 25 साल, 26 साल पहले कितने लोगों को कैंसर हुआ करता था? आज हर तीसरे चौथे घर के अंदर हम सुनने को मिल जाता है। 26 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज होती थी? तो मतलब उसी वक्त एक चीज समझ में आ गई थी कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। तो वो मेरे दिमाग में, चाहे था मैं केमिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन केमिकल का तो फिर वो कुछ और ही हो गया कि बोलने आ गए वर्ड्स, टफ वर्ड्स बोलने आ गए, क्योंकि वहाँ हम्म। केमिकल्स के नाम लिया करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज की जब फाइनल ईयर में हम पहुंचे, तो उस टाइम थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वहां सिर्फ सीख रहे थे। अभी तो कुछ यंग एज थी, और इतना ज्यादा क्योंकि गांव से रहने वाले थे, बहुत बड़ा सर्कल भी नहीं था। तो बड़ा टफ था उस वक्त पे ग्रो कर पाना, क्योंकि आप सोचिए 26 साल पहले के गांव कैसे होते होंगे। आज तो गांव बहुत हम्म। डेवलप कर गए हैं। 26 साल पहले गांव में गिनी चुनी एक कुछ भी नहीं दुकान था। हुआ करती थी, उसी से सारा सामान मिल जाया करता था जी। जो चाहिए होता। या कुछ ज्यादा चाहिए तो वहां से कम डिस्ट्रिक्ट में जाओ, सिटी में, बड़ी सिटी में जाओ, वो 20 किलोमीटर दूर है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि गांव में रहने वाले का कितना बड़ा सर्कल हो सकता है। तो फिर कुछ ज्यादा खास वहां कर नहीं पाए थे। तो मैंने फिर उसको, कम्युनिकेशन का भी इशू होगा सर, तो मोबाइल फोन नहीं, होते ही नहीं थे फोन, तो कहाँ फोन, तो सोचा भी नहीं था कि फोन टैबलेट। जैसी कोई चीज आएगी। ठीक है, तो उस टाइम ना तो फोन थे, और गांव में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, और ये सब की वजह से ना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, सीखा बहुत कुछ, नो डाउट। उन्होंने सिखाया बहुत है, क्योंकि मैंने वहां से हमारा जो चंडीगढ़ था मेरे गांव से, क्योंकि मैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ मेरा गांव और चंडीगढ़ वहां से लगभग पड़ जाता था 60 अराउंड किलोमीटर्स पड़ता था। तो 60 किलोमीटर्स में
एवरी वीक उनकी जो संडे सेशन होते थे, ट्रेनिंग सेशन, वो मैं लेने लेते आया करता था जरूर। क्योंकि मुझे सीखने का शौक था शुरू से ही कि मुझे, और फिर मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया हेल्थ में। तो उनके जो सेशंस होते थे एवरी वीक, क्योंकि चंडीगढ़ में ही उस टाइम एक ऑफिस हुआ करता था, अब तो वो जगह होंगे पता नहीं, लेकिन कि यार हेल्थ के अंदर ही बिजनेस करने का फायदा होगा क्योंकि यही फ्यूचर है। लेकिन किसी वजह से छोड़ दिया। फिर एक गैप आया कॉलेज टाइम के बाद, क्योंकि जॉब में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, कभी जॉब की तरफ गए ही नहीं, क्योंकि बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि हमारी जो थी हमारे पेरेंट्स की, मेरे दादाजी वगैरह की सबके, वो शुगर मिल, सॉरी, जैसे गुड़ बनता ना, देखा होगा जी। कभी गुड़ बनाने वाला, वो था एक, और एक फ्लोर मिल थी। ठीक है। अब ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरेस्ट, कभी जॉब में गया नहीं, कैंपस आते थे कॉलेज में, कभी इंटरव्यू देने नहीं गए आज तक, तो जॉब मिलनी कहाँ थे, इंटरव्यू नहीं देने गए। तो फिर उसके तो बाद अच्छा, क्या डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए तो रास्ते सबके खुले हुए हैं, हाँ तो कोई भी यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं अपने बारे की जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, या मतलब डायरेक्ट सेलिंग में क्या वो लोग सही में ठहरते हैं, रुकते हैं, जिनका थॉट प्रोसेस क्लियर है? जैसे आप शुरू से कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा नहीं था कि जॉब नहीं थी, जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि आपने जिंदगी में वो चॉइस करी कि पैसा कमाने का मेरे जो तरीका होगा वो ये तरीका नहीं होगा, ये तरीका होगा। सब तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, आप ऐसे भी कमा सकते हैं, आप ऐसे भी कमा सकते हैं, आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते थे। यस। बट डायरेक्ट सेलिंग में आके जो सक्सेस की, क्योंकि लोग आज यहाँ पे ये जरूर ढूंढ रहे होंगे कि मेरे में क्या वो इंग्रेडिएंट है जिस इंग्रेडिएंट से इतनी बड़ी लीडरशिप तक मैं पहुंच सकता हूँ। तो मैं आपके अंदर से वो इंग्रेडिएंट निकालना चाह रहा था कि क्या सही में वो इंग्रेडिएंट होता है ऐसा कि एक इंसान के अंदर वो फितूर होता है कि नहीं मेरे को यही करना है, मुझे बाकी चीजें समझ नहीं आ रही, हो सकता है अच्छा हो, जॉब अच्छा हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, पापा का धंधा है इतने सालों से किया हुआ वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा फितूर मेरे अंदर से ये आवाज देता है कि नहीं मुझे ये करना है। तो एक कॉलिंग होती है, मे बी इनर कॉलिंग। तो क्या ऐसा आपने महसूस किया था कभी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति? हाँ देखिए, मैंने वही बताया ना, मैंने कॉलेज टाइम में ही डायरेक्ट सेलिंग में मैं एंटर कर गया था। तो वहां मैंने एक चीज मेरे क्लियर हो चुकी थी कि करना तो बिजनेस ही है। हाँ नो डाउट, अभी डायरेक्ट सेलिंग इतनी ज्यादा क्लियरिटी में नहीं आई थी मेरे अंदर, पर एक चीज तो क्लियर हो गई थी ना ओके। कि बिजनेस में ही आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जॉब में आपके पास एक लिमिटेशन हो जाती है कि आप वही 8 से 5 या 10 से 7 कर लो, 6 कर लो, वही 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। सुबह जाना है, ड्यूटी करके घर आ जाना है। आप एक फाउंडेशन में हो, किसी के लिए कर रहे हो, किसी के सपनों के लिए जी रहे हो, अपने सपनों के लिए तो नहीं जी रहे। जॉब करने वाला अपने सपने तो कभी पूरे नहीं करता, क्योंकि वो अपना टाइम सेल करता है। और अमीर कौन बनता है? जो खरीदता है। ठीक है, वो हमारा टाइम खरीद रहे हैं तो इसलिए वो अमीर बन जाते हैं। हम अपना टाइम बेच के आ जाते हैं। तो बिजनेस एक ऐसा है जिसमें आप कुछ लोगों का टाइम अपने साथ, अब डायरेक्ट सेलिंग में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप यहाँ पे लोगों के साथ अपना टाइम क्लब कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है आपका टाइम, शेयर हो आपके जाती, वर्किंग शेयरिंग हो आवर्स जाती है। मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जॉब में नहीं कर सकते, जॉब में आपके 8 घंटे हैं तो 8 ही रहेंगे, आप उसको 80 घंटे नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप 10 लोगों को अपने साथ ले लो, 80 घंटे हो जाएगा। बिजनेस में भी सेम चीज है ना। अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास 10 एम्प्लॉई हैं, तो 10 एम्प्लॉईज का टाइम आपने खरीद लिया, वो आपके साथ अंदर जुड़ गया ना। तो मेरा मेंटली मैं एकदम प्रिपेयर्ड था कि मुझे बिजनेस ही लेकिन करना सर यहाँ पे, मैं यहाँ पे, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जब लोग आते हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि इंडिया एक गरीब देश है, और गरीबी से जब लोग आगे आ रहे होते हैं तो मे बी रिचनेस की तरफ उतना देखें या ना देखें, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ पहले देखते हैं, और जॉब एक सिक्योरिटी देता है। ऐसे में क्या डायरेक्ट सेलिंग चूज कर पाना क्या सबके लिए एक आसान ऑप्शन होगा, या इसमें सिक्योरिटी के साथ कैसे ग्रोथ को परस्यू कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ, अगर आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है और आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, लोग कहते हैं मेरी तो बहुत स्पीड है, लेकिन स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या आप मंजिल पे पहुंचोगे? अब मैं करनाल में रहता हूँ, मेरे एक तरफ 125 किलोमीटर दिल्ली है और 125 किलोमीटर ही मेरा चंडीगढ़ है। अब मैंने जाना दिल्ली है और मैं चंडीगढ़ की तरफ 100 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, तो मैं क्या दिल्ली पहुंच पाऊंगा?
स्पीड मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करती है। डायरेक्ट करेक्ट। सेलिंग में अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे सही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सही डायरेक्शन इन द सेंस प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस, जी। कोई ऐसी मिस कम्युनिकेशन या ओवर कमिटमेंट करके नहीं कर रहे बिजनेस, कि स्पीड बनाने के लिए मैं ओवर कमिटमेंट कर रहा हूं, आ जाओ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तुम्हें ये भी दे दूंगा। तो फिर क्या होगा, जब आप वक्त आएगा आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाओगे, आपकी टीम आपसे दूर चली जाएगी, आप फिर वहीं आगे खड़े हो जाओगे जहां आप थे, जहां से आपने स्टार्ट किया। तो क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटजीज के साथ काम करते हो, तो आप अपना बिजनेस करियर इसके अंदर बना सकते हो। बाकी तो जॉब तो देखो क्या है कि वो दूसरे मैं के तो हाथ सर, में है। मुझे तो ये भी लगता है, अब सर मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे इस टॉपिक पे, मुझे तो लगता है कि जैसे कि ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बेसिक स्टार्टिंग एवरेज इनकम देखें तो 25 से 50 हजार के बीच में रेंज करती होगी। मैं लोअर क्लास में नहीं जाना चाहता, मैं मिडिल क्लास के बीच में जाना, ठीक है, 2000 पच्चीस से एग्जैक्टली। पचास हजार के बीच में रेंज करती है। जिसके लिए आपने मे बी अगर कोई दुकान डाली है तो उसमें इतना पैसा लगा रखा, कैपिटल लगा रखा, और प्लस जो टाइम है जॉब में, तो फिर भी आप 8 से या 9 से आप 7 करते हैं। यहाँ तो आप दुकान जब है तो 9 से 9 चलती है, 9 से 10 चलती है, उसके बाद भी चलती है। पर जब मैं बाय कैश में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों का ख्याल रखा जाए। अगर एक महीने में आज एक डिस्ट्रीब्यूटर ये डिसाइड कर ले, जैसा कि मैंने कई अपने पूरी टीम में ये बताया भी, कि मुझे सिर्फ मतलब 30,000 बिजनेस वॉल्यूम मैं क्लोज करता हूँ, 3 to 3 सेल्स, 3 लेफ्ट में और 3 राइट में, पर्सनली इतना एफर्ट भी, इतने एफर्ट के लिए जितनी आपको नॉलेज चाहिए, जितनी स्किल्स चाहिए, जितनी मेहनत करनी है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन इतना भी अगर पूरे महीने, यानी कि 6 से, वो भी 10,000 रुपए से कम की भी, यानी कि लगभग 60,000 रुपए के आसपास का अगर आप पर्सनल बिजनेस भी कर लेते हैं, तब भी 27,000 रुपए तक की इनकम हमने कैलकुलेट करी है, हमने बिल्कुल आती है। बाय सेशन। तो वो सिक्योरिटी तो वहां पे आ गई ना, वहां पे हाँ। तो मैं सिक्योरिटी भी आ गई वहां पे। और फिर जब 6 की टीम आगे बढ़ रही है तो ग्रोथ। देखो, कंपनी के अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ 30,000 का बिजनेस करने पे आप 27,000 लेते हैं, तो आपकी टीम भी जी। डेवलप हो जाती है। देखो, डायरेक्ट करेक्ट। सेलिंग में सबसे प्लस पॉइंट तो यही है ना कि आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं जिनका वक्त आपके साथ क्लब हो जाता है, जिनका टाइम, वो जो इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, वो टाइम आपके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। बिजनेस तो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा लेके आता कोई कम लेके आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका टाइम तो आपके साथ क्लब हो रहा है ना। और सबसे खूबसूरत बात तो यही है ना कि बायोसैश के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम दी गई है, वो इनिशियल लेवल पे ही बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है। जो कि अगर आप देखें जो कि कि यूजुअली नहीं होती है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में नहीं होती है, नहीं होती, किसी में भी, जॉब में भी नहीं होती है। नहीं आप होती। निकलेंगे, आप अपने 4 साल की डिग्री करके निकलते हैं, कुछ जाते ही तो जॉब नहीं पड़ी ना भाई, प्लेट में आ जाओ और कर लो। कितना महीनों तक, 6 महीने, साल, 2 साल लोग फाइल ले लेके घूमते हैं ऑफिस के अंदर, तो वहां खर्चा नहीं होता। फैमिली से ले लेके खर्चा करना पड़ता है अपना खर्चा, वो इतना इरिटेट हो जाता है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। आज हम देखते हैं रोज लाइनें लगी हुई हैं जॉब लेने वालों के लिए, इंटरव्यू देने वालों की, है आज ही भी नहीं। एक फोटो आई है सर, हाँ। आज भी एक फोटो आई, मेघा इंजीनियरिंग हैदराबाद में या कहीं की कंपनी है, उसकी बहुत बड़ी वीडियो आई है सर, जिसमें मतलब लंबी लाइन लगी हुई है हाँ। लोगों की। अरे सर, तो वो तो एक, क्योंकि लोग ज्यादा है हमारे देश में, तो मैं वो तो आपको दिक्कत एक आएगी छोटा सर। सा वो बताता हूँ। पीएन की जॉब निकलती है ना, पीएन की, उसमें ग्रेजुएट लोग अपना फॉर्म फिल करते हैं। अगर अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में से किसी गवर्नमेंट पीएन जॉब की में आ तो, गई, क्या ग्रेजुएशन गवर्नमेंट आपने पीएन बनने के लिए की थी? गवर्नमेंट जॉब के तो अलग ही हमारे यहाँ क्रेज है सर, वो तो। मतलब उसके लिए तो पीएन भी बनने को तैयार है। अरे आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपना स्टैंडर्ड, हर चीज को मैटर करता है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग आपके स्टैंडर्ड को अप करती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका इंप्रूव करती है, आपकी नॉलेज इंप्रूव करती है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करती है। पीएन क्या कोट पैंट में मिलेगा, टाई लगाए मिलेगा? भी सर, हमने मैं तो देखा है सर डायरेक्ट इतना सेलिंग। जानता हूँ, हाँ जी। मैं तो सर इतना जानता हूँ, जो आपने पहली लाइन कही, स्टैंडर्ड को अप करती। यस। और मैंने अभी, मैं पटना में ट्रेनिंग लेके आया, जमशेदपुर में ट्रेनिंग लेके आया, और मेरी पूरी ट्रेनिंग इसी बात की थी जो अभी आपने कही, कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि एक इंसान जो कि अपनी जिंदगी में घर पे बैठा है, जो चेयर पे बैठा है, उसको कैसे उठा के हम स्टेज पे लेके आते हैं, उसकी पर्सनालिटी चेंज करते हैं, उसका सोचने का तरीका चेंज करते हैं,
तो कपड़ा चेंज करते हैं, उसकी नॉलेज अपग्रेड करते हैं और उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो खुद इस गेम को खुद खेल पाए, ना कि वो हमारे बल्ले से बस मैच को होता हुआ देखे। तो बिल्कुल ये ऐसा तो ही है। सबसे बड़ी ताकत है सर। सबसे बड़ी ताकत तो यही है ना कि हम एक आम आदमी को जीना सिखा देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी जो एक सिर्फ नॉर्मल पर्सन था, आज उसको 500 1000 लोगों के सामने खड़े होके, स्टेज पे खड़े होके बोलना सिखा देते हैं। यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। और इसके अलावा सर जिंदगी जीने का बेहतर तरीका भी तो समझाते हैं, जो यस, फियर ड्रिवन नहीं है, ड्रीम ड्रिवन। दो तरीके से बिल्कुल। जिंदगी जी सकते हैं कि आप डर डर के जी सकते हैं, या आप सपने को चेज करते वक्त गिरने का डर वहां भी रहेगा, लेकिन चेज करने में ज्यादा मजा है, rather देन कि आप रुक रुक के ठहर ठहर के बस वेट करते रहे कि पता नहीं कौन सी अनहोनी हो जानी है। तो देखो, मैं एक चीज ही कहना चाहता हूँ कि आ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं तो आपको पहले तो ये अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि आप दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में हैं। क्यों है ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री? जी। क्योंकि इसने लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और ये प्रूव्ड है। आप सिर्फ अपने आसपास के सर्कल को मत देखिए। क्या होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई नया नया आदमी आके जुड़ जाता है, तो क्या होता है कि आसपास वाले तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते ना। वो उल्टा सीधा ही बोलेगा, अरे क्या तुम मेंबर बनाने वाली स्कीम में घुस गए, क्या तुम बंदे बंदे जोड़ रहे हो, क्या कन्वेंस, मैं तो किसी को कन्वेंस नहीं कर सकता, ये कौन किसी के तरले। अरे आप एक चीज बताइए, आप शूज वाले शोरूम में जाते हो, वो शूज बेचने वाला आपके पैरों में एक एक जूता डाल डाल के आपको दिखाता है, सर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। वो कन्वेंस नहीं कर रहा है, वो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। ये ना सब मिथ्स हैं, ये लोगों के ना खुद ही बनाई हुई बातें हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जी तरले करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेंस हर जगह करना पड़ता है। जॉब क्या में एम्प्लॉय क्या अपने सेलिंग एम्प्लॉयर को कन्वेंस कर रहा है, छुट्टी चाहिए जी, नहीं मिलेगी, वो गाली भी देगा तो क्या बर्दाश्त सेलिंग करेगा। करने का डर है सर ये? क्या सेलिंग करने का डर है यस, जो हमारे समाज एग्जैक्टली। में इतना इनबिल्ट है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जिस चीज में डर लगता है उसके लिए हम उससे अटैक करते हैं? तो देखो वही है ना, लोगों को, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा है? कुछ लोगों को ना, देखिए मैं ना यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। लोगों को ना आ, ऐसा लगता है कि ये हमारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। उनको बोलिए एक बारी इंटरनेशनली डायरेक्ट सेलिंग को जाके चेक करें कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो उनको पता लगेगा कि मैं जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, तो मैं आसपास के लोगों में सबसे ऊपर के स्टैंडर्ड पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैं उस हाँ, इंडस्ट्री में जा रहा हूं जो मैं दुनिया में सबसे बड़ी है। कंपेयर लोग वहां से कर रहे होते हैं जहां पे लोग जमीनी तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, जिन्होंने किया, मतलब ज्वाइन किया, काम नहीं किया और छोड़ दिया, और लोगों को ये बोला मैंने भी कर रखा था, मैंने भी ज्वाइन करी थी, मैंने भी ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है। स्कूल जाने से पास नहीं हो जाओगे, स्कूल जाके पढ़ना भी पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ ज्वाइन कर जाने से पैसा नहीं आता। यहाँ पे इस सिस्टम को, इस बने हुए फॉर्मेट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उस सिस्टम पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पहुंचते हैं। मैंने मेहनत करी है। 2000 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री ली थी, उसके बाद एक गैप आया, 2006 में मैंने फिर से डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री क्यों ली? क्योंकि मेरे को पता लग गया उन बीच के 4 साल के अंदर कि भैया बाकी सब जगह धक्के ही हैं। आप या तो बिजनेस करो और इन्वेस्टमेंट करो मोटी, और फिर अपने साथ एक रिस्क लेके चलो, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, कि बाई चांस आपका करेक्ट। बिजनेस नहीं चला तो मोर देन 50% डेप्रिशिएट हो जाएगा पैसा आपका। अगर आप 50 लाख लगा रहे हो तो 25 लाख भी हाथ नहीं आएंगे अगर बिजनेस नहीं चला तो। सर मैंने, मेरी मेरे चाचा की अभी शॉप बंद हुई हम्म, रिसेंट, तो काफी अच्छा कर रहे थे, बट क्योंकि रिटेल बिजनेस का तो बुरा हाल है आज के रेट में, सारे कंपटीशन बहुत है रिटेल ना, का। कंपिटिटिव मार्केट है किराना इतनी ऑनलाइन ज्यादा। की वजह से किराने का अलग हाल है, कपड़ों का वही हाल है। यार ये तो ऑनलाइन का आज है, 2002 में नहीं था। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब मैंने अपना ब्रांड बनाया था चाय पत्ती का, अपना ब्रांड बनाया था नमकीन का। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप मेरे वो आ रहा है गुरेज सर, रहे हैं आ ना, रहा है, आ वो रही है, आ निकल रही है, रहा है बाहर। आ रही है, आ रही है। निकल, तो मतलब अब क्या था कि देखो उस टाइम इतनी इन्वेस्टमेंट, मैंने फैक्ट्री लगाई, नमकीन की फैक्ट्री भी लगाई, सब कुछ मैंने अपना ब्रांड बनाया, और वो उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की। लेकिन क्या होता है ना, मार्केट में जो बड़े मगरमच्छ है ना, वो छोटों को जीने ही नहीं देते, खा जाते हैं वो। कैपिटलिस्ट,
कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। क्योंकि देखो, मैं अगर इनिशियली मैंने अपने एक इनिशियल लेवल पे नमकीन की फैक्ट्री लगाई और मैं वहां पे काम शुरू कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कितनी कर लूंगा मैं, जितनी मेरी मार्केट में अभी कंजप्शन होगी। अगर मैं 1 क्विंटल बना रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरी कॉस्टिंग 1 क्विंटल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रही है। लेकिन जो दूसरा ब्रांड बैठा है वहां पे, वो बना रहा है कितना, 50 क्विंटल, 100 क्विंटल माल। अब जो 50 क्विंटल बना रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी का रही होगी। और फिर वो क्या कर रहा है, डंप कर लेते हैं माल अपने पास, रॉ मटेरियल अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। जब मार्केट में तेजी आ जाती है, महंगा हो जाता है सामान, वो उसी रेट पे बेचते रहते हैं क्योंकि उन्होंने तो सस्ता उठा रखा है। और बाकी के जो होते हैं मैन्युफैक्चरर बेचारे, वो तो फिर करंट मार्केट से रेगुलर रॉ मटेरियल लेते हैं और वो बेचते हैं, फिर उनकी कॉस्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनका माल महंगा हो जाता है। वो पहले वाले सस्ता बेच बेच के आपको खत्म कर देते हैं। तो मतलब 4 साल के ट्रेडिशनल बिजनेस का भी मैंने एक्सपीरियंस किया। बट एक चीज समझ में आ गई, ट्रेडिशनल बिजनेस आसान नहीं है। इतना कंपिटिटिव है, इतना कंपटीशन आ चुका है। आप 0-0 मार्जिन पे खेलते हो, मतलब। सर और इस ट्रेडिशनल में तो पहले तो लोग जीएसटी ब्लैक में काम करते थे, बिना जीएसटी के काम करते थे, तो वो ही कमाई हो जाती थी। अब तो ट्रेडिशनल में वो जीएसटी वाली आप बिना जीएसटी के काम कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ सर, छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप उतना नहीं कमाते जितनी आपकी सेल से सरकार कमाती है। हम्म। देना होगा। और देखो सिंपल, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल मार्केट competitive है। यहाँ आपका सर्वाइवल ही टफ हो जाता है, सक्सेस तो मैं बहुत दूर की बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सर हम यूएस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो यूएस में 10 साल पहले होता है वो इंडिया में 10 साल बाद आता है। हम्म। मैं वहां पे काफी समय बिताया मैंने सर वहां पे, अब 2-2 महीने एक साथ जब स्ट्रेच में रहा तो एक्सप्लोर करने की आदत रही मेरी। तो वहां पे छोटे कोई भी बिजनेस जो छोटी शक्ल में है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। और वही समझ में आ रहा है कि जो बड़े कैपिटलिस्ट है उसमें सस्टेन ही नहीं कर सकते, उनके सामने आप खड़े ही नहीं रह सकते। नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। यस। कि आज छोटे बिजनेसेस भले ही लोग पैसा डालते हैं, एक शॉप में डालते हैं, आज हम दुकान, एक तो रिटेल कॉस्ट इतना हाई हो गया है कि अगर आप कोई दुकान लेने जाएं ऐसा लगता है कि पता नहीं, एक दो किडनी तो वही रख लेंगे। इतना महंगा कर दिया लोगों ने रिटेल। अरे और उसके आप, बाद हम तो खुद हैरान मार्जिन हैं। इतने बुरे हैं। जी। अपने कोई सोचे ना कि मैं अपनी दुकान बना के खुद की प्रॉपर्टी खरीद के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। रेंटल बहुत ज्यादा हो चुका है। मेरे यहाँ पे क्या, करनाल छोटा सा शहर है कि अगर आप इसका राउंड लगाओगे ना तो 15 मिनट में पूरा सर्कल लगा के वहां घर आ जाओगे वापसी। चारों तरफ घूम के 15 मिनट में घर आ जाओगे। छोटा सा शहर है हमारा करनाल। और यहाँ पे जो मार्केट है उसका रेट मैंने अभी पूछा तो वो 14 लाख रुपीज पर स्क्वेयर यार्ड, 1 गज 14 लाख रुपए का। अरे बाबा, कैसे कोई इस मार्केट के अंदर नाइन दुकान स्क्वायर लेगा, फीट कहाँ से वो सरवाइव करेगा। और किराया पूछते हैं तो किसी शॉप का वो मांगते हैं 1 लाख, 300 रुपीज, 2 लाख, 2 लाख। 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो मतलब आप किराया देने के लिए ही कमाओगे, और लगाई हुई मैं आपको पूंजी का इंटरेस्ट भी रिटर्न नहीं ले इसका पाओगे। एक क्लियर एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका क्लियर एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मेरी फैमिली में तो बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, तो वो आज क्या कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, उन लोगों ने दुकानें खरीदी, दुकानें चलाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दुकान चलाने से अच्छा है कि अपनी दुकान अब किराए पे लगा दो। एग्जैक्टली, बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं। अब कर रहे हैं। देखो, अभी मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। या तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आपको रेंट आ रहा हो, या आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रही हो। अपने लिए कर रही हो, टीम और के वही लिए कर अपने रही लिए हो, कर रही है विजन ना, के लिए कर रही हो। कैलकुलेट तो आप में होगा। जी। जी। हर आदमी देखो, और डायरेक्ट से मैंने आपको एक मार्केट का एग्जांपल दिया। अभी मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी अपने लिए एक टीम बनाता है। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्योंकि अगर मैं देखो इंश्योरेंस में जाता हूं तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी लोग टीम बनाते हैं। वो टीम काम करती है। एक जो यूनिट मैनेजर होता है अपनी एक यूनिट बनाता है, एक टीम बनाता है, वो इंश्योरेंस कलेक्ट करके लाता है। इंडिविजुअल पॉलिसी सेल करता है, लेकिन उसका इंसेंटिव उसको जाता है, यूनिट मैनेजर को जाता है। बट वो जो कस्टमर है जिसने पॉलिसी लिया, उसके पास तो आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इसको एक स्टेप आगे ले जाती है कि जो कस्टमर है वो भी अपनी टीम बना सकता है।
और उसके आगे जो कस्टमर आया वो भी अपनी एक टीम बना सकता है। तो मतलब क्या है कि आपकी टीम मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और जिसकी वजह से आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपकी इनकम का मल्टीप्लिकेशन होना कंपलसरी, यानी ये डेफिनेटली होगा ही होगा। इसके लिए आपको कोई एक रॉकेट साइंस ही नहीं है। आज अगर मैं यहाँ पे अगर एक अच्छी लाइफ ले पा रहा हूँ, इनकम ले पा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि लगातार टीम मल्टीप्लाई हो रही है, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। आपके साथ भी सेम सिचुएशन है। आपकी टीम में जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनके पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट ही वर्क कर रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता। जॉब में तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी है। और देखो, अगर आपके पास 2000 लोगों की टीम है, अगर उसमें से 100 200 लोग काम नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन बाकियों के टाइम से तो आपको पैसा आ रहा है ना। टाइम मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। आप एक सिक्योर बिजनेस इसको फील करते हैं कि अगर मेरे पास आज 2000 लोगों की टीम है, 2000 में से अगर हर आदमी मान लीजिए 1 1 घंटा भी काम करता है डेली का, तो 2000 घंटे डेली काम हो रहा है। अगर उसमें से 200 लोगों ने काम नहीं भी किया, कोई बात नहीं, 1800 घंटे का काम तो हो रहा है, उसका पैसा तो मेरे को आएगा। हम अक्सर जब 2000 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, तो हमसे एक ही सवाल पूछा गया था। सबसे पहला सवाल जो मेरे से, जब मैंने पहला क्या कहते हैं, मीटिंग अटेंड किया था, तो पहला सवाल मेरे से क्या किया कि सर आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तरफ एक शॉप है जिससे आपको 100 रुपए आ रहे हैं डेली के, दूसरी तरफ आपके लिए बेस्ट क्या है? अब उस टाइम तो इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, कॉलेज टाइम में थे और मस्ती वाले मूड में थे, तो हमने कहा यार कौन 100 दुकानों पे घूमेगा, एक दुकान से 100 रुपए आ जाएंगे, बात खत्म। सुबह निकलेंगे, 1 घंटे में पैसे 100 रुपए लिया लेके घर आ जाएंगे, कौन चक्कर काटेगा सारा दिन। तो उन्होंने कहा कि अगर वो दुकान बंद होगी तो क्या करोगे? सोच में पड़ गया, यार ये बात तो सही है, दुकान दो। दूसरी तरफ 100 दुकानें हैं, कितनी की बंद हो जाएंगी? 2 4 5 7 10 20 30 50, 100 की 100 तो बंद नहीं होंगी, कम से कम 50 रुपए तो आएंगे, मेरी लाइफ तो चलती रहेगी। बहुत बहुत तो स्केरी बात है सही। जो ये उस दिन की बात आज भी याद है, और इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सब एक इंडिविजुअल शॉप्स ही तो हैं, एक बिजनेस है। ये सब बिजनेस है। अगर हर डिस्ट्रीब्यूटर को काउंट करता हो तो वो कौन है? मेरा बिजनेस आउटलेट है। अगर आपकी जितनी टीम है वो क्या बिजनेस आउटलेट है? आप मेरे यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ एसोसिएटेड है इस टाइम पे देख रहे हैं, तो आप सब लोगों की जितनी भी टीम है वो कौन है? आपके बिजनेस आउटलेट्स हैं। अगर 2 4 बंद भी हो जाए तो टेंशन किस बात की? कोई टेंशन मत लो। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप अपने सिस्टम में अडिग होने चाहिए, शॉप्स तो मल्टीपल कर दोगे आप। होती रहेंगी, वो बात आगे बढ़ती रहेगी, कहानी चारों ये तरफ। चलता ठीक रहता है है। सर, ये इस पॉइंट पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग का मैसेज आपने दिया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बातों को लेके चलते हैं कि आपकी बायोस्टैश में एंट्री क्यों हुई, और आपने, क्योंकि आप तो 26 साल वाली खिलाड़ी हो, आपने तो पूरा मार्केट देखा है, क्या अवेलेबल है इंडिया में, कैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कहाँ बनते हैं, कौन कौन बना रहा है, कौन। क्योंकि हम लोग इतना डीप कभी एनालिसिस किया नहीं है मैंने, हम तो सिर्फ एक कंपनी में आए थे कॉलेज में, और सीधा उसके बाद आपके पास पहुंचे। बीच में कुछ नहीं देखा। आप तो पूरी घाट घाट का आपने पानी पिया है डायरेक्ट सेलिंग का। नहीं, घाट घाट का तो आपने नहीं पिया। बायोस्टैश क्यों चूज किया? नहीं, घाट घाट का पानी तो नहीं पिया। आ, 2 ही घाट का पानी पिया था। पहला 2000 में पिया था जब अच्छा। एमए से स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया। और 2006 के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाया कि अगेन डायरेक्ट सेलिंग में ही करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल में कुछ खास होने का शुरू करते हैं, हुआ नहीं। कंपटीटर मार देते हैं, कोई फायदा नहीं है। फिर मूड बनाया डायरेक्ट सेलिंग हम्म। में, काफी स्टडी किया, रिसर्च किया। ट्रेडिशनल साथ साथ चलता रहा। लेकिन 2000, क्योंकि देखो क्या होता है ना, बेटर चीज सर्च करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो एफर्ट्स किए। तो 2010 के आसपास मैंने एक से बिजनेस स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और नाम आपने सुना होगा, सामी डायरेक्ट। हम्म। हम्म। वो भी हेल्थ केयर में ही काम करती, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ वेलनेस। जी। मुझे आप। एक चीज क्लियर थी कि मुझे वेलनेस में ही रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। तो मैंने उसमें स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छी टीम बनाई, अच्छे लेवल पे गया। अच्छे पेटेंट्स थे उस कंपनी के पास, इंटरनेशनल कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी थी। सब कुछ देखा,
पेटेंट भी थे और अच्छा बिजनेस भी किया। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या आया उनके दिमाग में, इंडिया से उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को वाइंड अप कर दिया कि नहीं, हमें नहीं करना है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बिजनेस बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड थे। वो जिसके पास 10,000 करोड़ की कंपनी है, वो डायरेक्ट सेलिंग में तो थी नहीं, उससे पहले ही वो 10,000 करोड़ की थी। अच्छा। ठीक है। हाँ, वो पहले से थी, उनके पास नियर अबाउट 250 पेटेंट्स थे उस कंपनी के नाम पे, अच्छा। जिसमें से 70 इंटरनेशनल पेटेंट थे, वर्ल्ड ओके। वाइड पेटेंट्स। तो मतलब अच्छा था, तो लगा कि हाँ यहाँ बड़ा काम किया जा सकता है वेलनेस में। बहुत मेहनत की, बहुत सीखा। फिर पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। कंपनी, क्या? तो फिर आपने डिसाइड किया कि अब इंटरनेशनल कंपनी के साथ नहीं करेंगे? हाँ नहीं, मैंने एक डिसाइड कर लिया, उस कंपनी के साथ तो काम नहीं करूंगा जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिपेंड ना हो। अच्छा। काम वहां करूंगा जहां हाँ। पे एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। देखिए मेरे पास ना दो विजन मेरे क्लियर हो गए थे, मेरे दो थॉट्स बिल्कुल क्लियर हो गए थे, क्योंकि मैंने अप्रोक्स 2013 और 14 तक मैंने उसमें काम किया था। वो उसके बाद उन्होंने बिजनेस यहाँ से बंद करना स्टार्ट कर दिया था, डायरेक्ट सेलिंग ही बंद कर दिया। तो उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट, दो चीज़ों में मेरा थॉट क्लियर हो चुका था। पहला, वेलनेस इंडस्ट्री में ही रहूंगा, इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे इसमें फ्यूचर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, क्योंकि हर घर में आज तो देखिए क्या है ना, लोगों को अभी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है आफ्टर कोविड, तो कि हाँ कोविड, यार यस हमें यस। कि हमें वेलनेस के प्रोडक्ट लेने चाहिए, फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये उस वक्त ही क्लियर हो चुका था कि यार वेलनेस इंडस्ट्री ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, हर घर में ये रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा मेरा थॉट एक क्लियर हो गया कि यार कंपनी ऐसी चुननी है जिसके पास कुछ यूनिक हो, जिसको मैं डायरेक्ट सेलिंग में लेके आऊं, जिसको मैं समझ सकूं कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर ये आई तो ये इस कंपनी के लिए एक उसका कंप्लीट प्लेटफॉर्म बन सकता है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी कंप्लीटली डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी बन जाएगी। सर्च करते 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 प्रोडक्ट बहुत सर्च किए, बहुत सर्च किए मैंने। 2015 के स्टार्टिंग में मेरे को सीबकथॉर्न मिल गया। तो सीबकथॉर्न जब मिला, और खाना तो नहीं किया। सर्च किया क्या है, बहुत लोगों से मिला सीबकथॉर्न पे के बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन कहीं से कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक, कुछ कोई कहीं से उठा रहा है, कोई कहीं से मतलब कुछ था नहीं किसी के पास भी। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, किस्मत वाला रहा कि मेरी मुलाकात मिस्टर अर्जुन खन्ना सर से हो गई। तो खन्ना सर से जो मुलाकात हुई, वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब उस वक्त जब मैं पहली बार सर के ऑफिस में कि ये तो जो आप लोगों ने शायद ऑफिस देखा है वाटिका वाला, ये इस टाइम था नहीं, तब फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री में ही ऑफिस था सर का। तो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री ही गया था, और फैक्ट्री का रास्ता आज भी खराब है और वो तब भी खराब था। हाँ। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में वो आपको तो पता रोड गवर्नमेंट, बनती नहीं है, तब भी वो जहाँ से बिजनेस देखो, आता है वहां पे गवर्नमेंट रोड नहीं बनाती है। तो टैक्स तो आना नहीं है ना, वहां से एमपी एमएलए के इलेक्शन तो होने नहीं है, जीएसटी भरनी उनकी मजबूरी है। वोट नहीं आना। हाँ। ठीक है ना। तो क्या है कि मेरा जब खन्ना सर से पहला मुलाकात हुआ, मैं थोड़ा सा शेयर करना जरूर चाहूंगा आपसे, वो मेरे लाइफ का, क्योंकि एक यूं कह सकते हैं कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है, जहां से मेरे लाइफ ने, मेरे करियर ने एकदम से मोड़ लिया, और वहीं से मेरा फ्यूचर बनना स्टार्ट हुआ असल में। जब मैं पहली बार खन्ना सर से मिला, क्योंकि देखो सीबकथॉर्न को लेके तो मेरा एक क्लियर हो गया था थॉट कि यार काम तो सीबकथॉर्न में करना है, सीबकथॉर्न से बेस्ट मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, मैं लगातार ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन सीबकथॉर्न जब मिला, और पता नहीं कैसे ढूंढते 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 मेरे को बायोसैश, पहले ये सिर्फ एक फर्म थी बायोसैश, जो एक्सपोर्ट करती थी सीबकथॉर्न, इंडिया में देते ही नहीं थे, इंडिया में था ही नहीं कोई प्रोडक्ट इनका। तो मैं जाके सर से मिला, सर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर ये सीबकथॉर्न आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो इसके ऊपर काम करना चाहेंगे हम, तो कुछ कैसे होगा। तो सर ने पूछा कि आपका क्या ब्रांड है, कैसे किसमें आप लॉन्च करोगे। मैंने कहा सर मेरा कोई ब्रांड नहीं है, ना मैं इसको ट्रेडिशनल में लाने के मूड में हूँ। तो कहते फिर कैसे करोगे ट्रेडिशनल, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उस टाइम सर भी कुछ ज्यादा ना सर को जानते कुछ थे, नहीं ना आइडिया। उनको पता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए आ रहा हूँ। तो हम्म। सर से जब बात हुई, तो मैंने उनको कहा लग सर रहा था देखो, कि आप व्हाइट लेबलिंग के लिए आ रहे हो किसी।
हाँ, सर को तो ऐसा लगा ना कि मैं किसी अभी अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ और उसका, तो कहते हैं यार ट्रेडिशनल में मैंने ट्राई किया यार, लोग पूछते ही नहीं है। मैंने कहा सर मैं भी ट्रेडिशनल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी ट्रेडिशनल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मैं करके 4 साल करके छोड़ चुका हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट अगर किसी केमिस्ट शॉप पे, कहाँ बिकेगा, हेल्थ का है ना, केमिस्ट शॉप पे तो बिकेगा। केमिस्ट शॉप पे किसी काउंटर के ऊपर पड़ा है, ना तो केमिस्ट के पास टाइम है कस्टमर को बताने का कि ये सीबकथोन है, इसके क्या बेनिफिट है, और ना ही कस्टमर पूछने वाला है ये क्या पड़ा है। तो मैं कह ये बिकने वाला नहीं है। मैं कह एक ही तरीका है, क्योंकि देखो सर तो एक्सपोर्ट करते थे, वो कहते यार मेरा तो एक्सपोर्ट होता है, मेरे तो बैरल के बैरल एक्सपोर्ट हो जाते हैं, मेरे को तो इंडिया में कभी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया ट्रेडिशनल में, कुछ लेता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो सी बकथॉर्न नाम ही नहीं सुना था, लोगों को बोलने को नहीं आता था, वो सी बोलते थे बकथॉर्न मुंह में ही फंस जाता था उनके, बोलने को नहीं आता था। आज भी जो पहली बार सुनते हैं उनका भी सी रह जाता है, वो बकथॉर्न कहीं गायब ही हो जाता है। तो तब की बात है, तो सर से बोला कि सर देखो एक ही चीज है जो सीबकथॉर्न को दुनिया के सामने ला सकती है, इंडिया में हर घर तक पहुंचा सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या है कि आप, इसमें क्या होता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट यूज किया, हमने ये रिजल्ट लिया, आप इस प्रोडक्ट को यूज करें और उसका रिजल्ट लेके देखें। तो क्या होता है, इस के साथ ये बिजनेस चलता है। कहते हैं यार ऐसा है, तो उन्होंने थोड़ा सा और स्टडी किया और जानकारी ली इसके बारे में। अब उस दिन क्या था, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा सीबकथॉर्न पे एक्चुअल में कैसे आए। जब मैं पहली बार मिला ना, सर ने मेरे को जो सीबकथॉर्न दिया, जो उनका अमेरिका के अंदर जो फॉर्मुलेशन है, एक जूस था सीबकथॉर्न से ही बनता था, उसमें काफी कुछ और चीजें डलती थी, प्यूरीज वगैरह, मैंगो प्यूरी, और अच्छा फ्लेवर्ड ड्रिंक था वो। तो मैंने सर ने पिलाया वो एक शॉट कि ये हमारा अमेरिका में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, इसको पी के देखो। मैंने थोड़ा सा पिया, मैं कहा टेस्ट तो अच्छा है। मैंने कहा सर टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन इसकी मतलब जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ये सब, कहते वो तो प्योर में मिलेगी ज्यादा। तो मैं कहा सर प्योर पे काम करते हैं, अरे प्योर कौन पिएगा, टेस्ट ऐसा है कि एकदम से लोगों को जुबान पे चढ़ेगा नहीं। मैंने कहा सर टेंशन मत लो, हम डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, यहाँ टेस्ट मैटर ही नहीं करेगा, यहाँ हमारी नॉलेज और हमारे बताई गई बात मैटर करती है, टेस्ट मैटर नहीं करता है। तो आप उसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, आप मेरे को प्योर सीबकथॉर्न जूस पिलाओ। तो वो पहला दिन था कि सर सामने बैठे हैं, दूसरी तरफ मैं बैठा हूँ, बीच में वो सीबकथॉर्न की जो प्लास्टिक की जो आज भी बोतल है ना हमारी, तब भी वही बोतल थी जो अमेरिका जाती थी, इंडिया में नहीं थी। तो सर ने जी। उसमें से थोड़ा सा जूस मेरे को दिया, कहते एक काम करो पहले थोड़ा सा बिना पानी डाले पियो। अरे पिया तो बहुत खट्टा था। मतलब एक सिप भी नहीं उसका मैं पूरा ले पाया, फिर उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और फिर वो पिया। मैंने कहा सर इससे बढ़िया टेस्ट दुनिया में हो ही नहीं सकता। आप जो कह रहे हो कि ये टेस्ट लोगों की जुबान पर, जो मैं कहा जुबान पे चढ़ाना वो हमारा काम है, यही तो खास बात है डायरेक्ट सेलर्स के अंदर, कि यहाँ हम टेस्ट बना देते हैं लोगों का, तो वो मैं बना लूंगा। और वो बात आज ये है कि लोगों का ये टेस्ट बन गया है। आज जी। लोग टेस्ट इसका ऐसे इंजॉय करते हैं ना। आज मेरी फैमिली में मैंने जब लिया, मैं लेके आया सैंपल सर से घर पे, अपनी मदर को दिया। पहले दिन तो मम्मी ने बोला क्या क्या कैसा है, खट्टा खट्टा सा। मैं कहा कोई नहीं, 2 दिन पियो पता लगेगा। 2-3 दिन जब उन्होंने पिया, तो 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि मदर को जैसे ना भाई थकावट थोड़ा महसूस होने लगती थी। कहती है यार मेरे को ना अब मतलब ठीक रहती हूँ मैं, अब एनर्जी मेरे जो रहती है। शाम को टांगों में थोड़ी बहुत दर्द होती थी ना, अब नहीं होती है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है फिर तो। मैं क्या सीबकतौन, क्योंकि मैंने तो स्टडी किया था, क्योंकि मैंने तो सीबकतौन के ऊपर इतना स्टडी किया, आप समझ सकते हैं कि जी। जब कोई था ही नहीं बताने वाला, एक खन्ना सर थे और मैं था, तो सोचो कितना स्टडी करना पड़ा होगा। तो वहां सारा से मटेरियल आपने लिखा है। तो देखो उसमें वो भी चैलेंज था हमारे लिए, बट मैंने इसको चैलेंज की तरह नहीं लिया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि अगर इस चीज की शुरुआत मैं कर रहा हूं तो नो डाउट मेरी पहचान भी होगी। तो वो मैंने मेहनत की, मेरा काम स्टडी करना, गूगल पे सर्च करना सीबकथॉर्न के बारे में। अभी तो इंडियन इतने वेबसाइट्स और ये सब बन गई सीबकथॉर्न पे, 2015 के अंदर कहाँ थी कोई, कुछ सुनने वाला नहीं था। तो जी। दूसरी कंट्रीज की जो स्टडीज रिसर्च थी वो पढ़ी, उसके ऊपर से फिर कंटेंट निकाला, कंटेंट सर को भेजा, सर ने उसको रिफाइन किया, फिर वो बुकलेट के अंदर डिजाइन किया। तो मतलब एक एक पेज उसके अंदर ऐड हुआ है, सोचो मेहनत हुई होगी।
लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो गया, ऐसे ही कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है। एक लेवल पे पहुंचने के लिए आपको एक एक कदम चलना पड़ता है, एक एक स्टेप चलना पड़ता है। वो एक एक पेज लिखा गया है। आज अगर मैं बात करूं, अभी ये 120 लोग हैं। आप अपने आप से पूछिए कि 120 में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बुकलेट को पूरा पढ़ा है। सर, पढ़ते हुए भी एफर्ट्स लगते हैं। लिखने में सोचो कितने एफर्ट्स लगे होंगे, जब पता ही कुछ नहीं था। रिसर्च पढ़ना, और उसके बारे में उसमें से फिर कंटेंट निकालना, जिसको नॉलेज है उसको शेयर करना, खन्ना सर को शेयर करना, फिर उनका उसको रिफाइन करना, और फिर उसको प्रिंटिंग में देना, डिजाइनिंग करवाना। एफर्ट्स थे। और आज ये एफर्ट्स आप सबके सामने है कि एक इतनी मोटी बुकलेट है। हाँ, पढ़ने में जोर बुकलेट है। लगेगा, लेकिन पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस नॉलेज आएगा। बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपकी आंखों से दिखाई देगा, और लोग आपके साथ एक कंफर्ट फील करेंगे। आपकी टीम आपके साथ एक कंफर्ट फील करेगी। देखिए क्या है ना, अपनी टीम को कंफर्ट और फील करियर दिलाने के बनेगा। लिए एक ही तरीका है, वो है आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास दोनों में से एक चीज की भी कमी है, या आपके कॉन्फिडेंस की या आपकी नॉलेज की, तो आपकी टीम आपके साथ कभी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बनती रहेगी टीम आपकी, टूटती रहेगी, लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे आप कभी। बिल्कुल, वो क्योंकि आएंगे, देखेंगे यार सर का खुद का ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या सर का खुद का ही उनको नॉलेज खुद ही नहीं कुछ है, नहीं आता। खुद को ही कुछ नहीं आता, तो हमें क्या बताएगा। ठीक है ना। तो क्या हाँ। है कि आप उसी टीचर से पढ़ना चाहोगे जिसको अच्छा पढ़ाना आता हो, जिसने खुद पढ़ा हो। वो पढ़ा तो वही पाएगा ना जिसने खुद पढ़ा हो। तो बुकलेट को बॉर्डर पे रीड। मैं उसी 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 मेजर के अंडर गन चलाना चाहूंगा जिसको चलानी आती हो। हाँ, देखो आप पता चला कि वो बोल रहे आप कि तुम आगे बढ़ो और फिर वापस मैं ही पीछे नहीं जा आ रहा पाए। हूँ। देखो आपने वो कहते हैं ना कि, और जब आप मान लो एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, तो एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि शेरपा के पीछे पीछे चलो। क्योंकि शेरपा पहले कई बार उस पीक पे चढ़ चुका है। जा चुका है, उसको एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, उसको रास्ता पता है। तो उसके पीछे पीछे चलो। जिन्होंने भी आज तक अपना अलग रास्ता बना के शॉर्टकट मारने की कोशिश किया, वो वापस ही नहीं आ पाए। डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम चीज होती है। अगर आपका लीडर, जो आपका मेंटोर है, जो एक लेवल पे पहुंच चुका है, तो उसने वो सारे एक्सपीरियंस फेस कर लिए हैं, उसने हर चीज को देखा है, जो रास्ते गलत से उनसे बचा है, एक सही रास्ते से एक टॉप पे पहुंचा है। तो अब अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश मत करो, अपने लीडर को फॉलो करो। सिंपल। इस बिजनेस में कामयाब होने का तरीका एक ही है, अपने लीडर को फॉलो करो। और लीडर का कामयाब होने का तरीका एक ही है, अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी नॉलेज को हमेशा बना के रखो। ये बिजनेस दो ही लोगों का तो है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स का और लीडर्स का। अगर ये ये दो बात स्टेप अगर दो लोग पूरा कर लें, तो मुझे नहीं लगता डायरेक्ट सेलिंग कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि जॉब करना इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है, और ट्रेडिशनल बिजनेस करना, मैं कहता हूं वो तो आसान ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कर पाना। नहीं, बस यही हमने भी बस यही देखा है सर, कि जब भी हमने बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया, सिर्फ बेसिक्स पे बात करी है, और बेसिक ही लोगों को समझा, जितना सिंपल बिजनेस को बना के लोगों को बताया है कि भाई इतना आसान काम है, मैंने ज्वाइन किया है, मुझे इतने सारे प्रोडक्ट मिल गए। आप अगर इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको भी इतने प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन आप रेफर करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उनको भी बेनिफिट। इतनी सी बात अगर कोई एक इंसान सही दिल से, सही मन से, सही इंटेंसिटी से शेयर करता रहे, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, कर्म कर फल की चिंता ना कर, उस एटीट्यूड से, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क बन जाता है, बन भी जाएगा और सस्टेन भी हो जाता देखिए मैं तो एक ही है। चीज यही कहूंगा। मेरी। थैंक यू सर फॉर योर। जी। लास्ट में मैं एक मैसेज एक यही देना चाहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। अपनी नॉलेज को साइड में रख दो। जो आपका लीडर बोल रहा है उसको फॉलो करो। क्यों? उसको पता इस है बिजनेस में आपके तो लिए वही क्या आपका सही है क्या गलत है। गाइड है। उसको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अपना देखिए, इस इंडस्ट्री में कामयाब कौन नहीं होते? जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं। उनको लगता है कि हमें आता है, हमें मत बताओ, बस हमें मत बताओ, हम हमें कर सब लेंगे। आता है।
हम मीटिंग्स में नहीं आएंगे, हमने तो बहुत देखी है ऐसी ऐसी मीटिंग्स। हम नहीं सेमिनार में हमने आएंगे, को हमने बहुत मीटिंग में देखे हैं मत बुलाया सेमिनार। करो। हम इतने फोन नहीं उठाएंगे, हमें इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम इतना वही नहीं कर वही मतलब, सकते जो हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझेगा वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाएगा। जो कंप्लीटली अपने लीडर को सरेंडर कर देगा, वो मैं गारंटी देता हूँ कि वो कामयाब हो जाएगा। और बायोसेश में आप ये लगाओ कि हमने एक सिंगल प्रोडक्ट से 180 प्रोडक्ट की रेंज तैयार की है। उसके पीछे रीजन एक ही होगा कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को पसंद किया है। ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, तभी स्टैंडर्ड, हर चीज को हमने मेंटेन किया है। और आज भी हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, और इन फ्यूचर भी हम इसको मेंटेन करेंगे। अपनी क्वालिटी में कभी भी कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्राइस हाइक होते हैं, इसका मतलब यही है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए करने पड़ रहे हैं, नहीं तो क्वालिटी लो करके प्राइस को मेंटेन किया जा सकता है। तो वो इसके इतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे रीजन होते हैं, इन्फ्लेशन है। ठीक है। तो इसके साथ ही अभी क्या है कि हम थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होने जा रहे हैं, बहुत तेजी से एक्टिव होने जा रहे हैं, क्योंकि आज का बिजनेस जो है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। बिजनेस करना है तो सोशल मीडिया पे आना होगा। आना पड़ेगा। और आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी हलचल जो दिखाई देंगी सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा तरीके से हम अपने आप को वायरल करने जा रहे हैं। क्या बात बहुत है, बिल्कुल इनोवेटिव बिल्कुल तरीके से सर। हम लेके आ रहे हैं बायोसैश को। तो मतलब हमारा एक ही फोकस है कि अगर कोई नाम ले सीबकथॉर्न तो बायोसैश। और वो आज भी बायोसेट है, आना चाहिए। और आगे भी होगा। तो इसके अलावा मुझे अगर कुछ और आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत सारी, लगता है। नहीं सर सवाल तो बहुत थे, लेकिन मुझे लगता है कि अ, मुझे आपसे और टाइम लेना पड़ेगा। आज के सेशन में मैं आपकी एक सारी सेशन में बातें हमारे नहीं को निकलवा पाया, लेकिन फिर भी मैं फिर भी ये बोलना तो चाहूंगा कि निकला सर आपके अंदर से बहुत कुछ ऐसा जो मुझे भी नहीं पता था पहली बार। और यही कोशिश रहेगी कि आगे जब भी आपका वक्त लूंगा तो और भी बाकी जो सवाल रह गए हैं आपसे बात करने की, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बायोशैश को लेके क्या कहती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे बायोशैश के करियर में। ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे और जानना चाहता था, बट जरूर आपसे दोबारा टाइम लेंगे। आपने ये वक्त दिया हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए, मैं आपका तहे दिल बहुत से अच्छा लगा धन्यवाद मुझे भी करता हूँ। आप लोगों से बात करके। आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है मैं आपकी पूरी टीम के साथ ही बात कर रहा हूं। ये आपका सवाल नहीं, आपकी पूरी टीम का सवाल है। तो मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरी जर्नी थी आज तक मैंने आपको शेयर किया। आगे के सवाल जो आपके रह गए हैं, तो नेक्स्ट फिर से एक सेशन हम जरूर रखेंगे, जरूर और लूंगा उसके सर, अंदर फिर से मिलेंगे। जरूर लूंगा। और तब तक मैं यही कहूँगा कि अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। नॉलेज बढ़ती रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा तो आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ ही वेरी ट्रू सर। स्वस्थ रहिए, सीबकथॉर्न पीते थैंक यू रहिए। सो मच सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट सर। थैंक यू। तो गाइस आई गेस काफी मजा आया, मुझे बात करके काफी मजा आया, तो आपको सुन के भी बहुत मजा आया होगा। और मेरी यही कोशिश है कि इन डेप्थ आप भी एक माइंड की एनालिसिस कर पाए कि कैसे सीबकथॉर्न की इस दुनिया में आप सफल हो सकते हैं, कैसे सीबकथॉर्न को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और कैसे इस बिजनेस को और लोगों की जिंदगी का भी हिस्सा बना पाए। और इसी यही कोशिश है कि इसके थ्रू, इन टॉक शोज के थ्रू, हम अपने माइंड को और स्ट्रांग बिल्ड कर पाए, ये मेरी कोशिश रहती है। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो स्पीकर्स हमारे हैं आज के, कैन वी सी देयर हैंड्स प्लीज, जो आज के स्पीकर्स हैं प्लीज। गुलशन जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। आपने जो ये एक न्यू इनिशिएटिव खन्ना सर से शुरुआत हुआ सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नॉलेजेबल ये सेशन था सर। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, हमें भी सीखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, ये चीज़ भी सर ने बताया। और सर ने ये तक बताया कि इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है। तो ये सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। आज एनवीएम स्पीकर जो मैं बन के आया हूँ, टीम से भी एनवीएम स्पीकर हैं सर, बांका से राधेव सर हैं,
समस्तीपुर से हैं, नीलम मैम, अरुण जी लोग हैं, मतलब टोटल 3 और स्पीकर बन करके आए हैं। अच्छी बात इस बार की ये है सर कि जो स्पेशली मैं नीलम मैम को ये के लिए कहना चाहूँगा कि हमारी टीम के लिए एक हमेशा से एक चैलेंज रहा। जब हमने स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया, मैं ऐसा कह सकता हूँ, जब हमने रीस्टार्ट किया इस काम को अगेन 2024 के जनवरी में, तो एक सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आती थी कि हमारे टीम में लोग दिखते नहीं थे, मीटिंग्स में नहीं दिखते थे। तो हमने और पंकज सर के गाइडेंस और टीचिंग्स के साथ हमने डिसाइड किया कि करना क्या पड़ेगा। और उसके लिए सर हमने एक इनिशिएटिव लिया था और उसका रिजल्ट्स हमें दिख रहा है। मैंने फर्स्ट मीटिंग सर, जो मंथली मीटिंग डिसाइड हुआ था करने का, हमने समस्तीपुर में शुरू किया था। फर्स्ट मीटिंग फरवरी में किया, 2 फरवरी को अगेन जो नेक्स्ट हमने किया। और हम जो भी मीटिंग करते हैं सर, उसी दिन, मतलब मीटिंग्स के दिन ही ये डिसाइड हो जाता है कि अगली मीटिंग कब हम करने वाले हैं। तो हमने सेकेंड डेट फाइनल किया, वो भी सेम डेट हुआ। ठीक है, थर्ड मीटिंग अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया। वहां से जो हमें चीजें समझ में आया, वो ये समझ में आया कि अगर कोई काम को कंसिस्टेंट किया जाए, वहां पे एक टाइम पे जहां 2 लोग थे सर, आज कोर का मैं नंबर देखता हूं, जहां पे 2 लोग आ रहे थे, आज मैं जो कल कोर करने वाला हूं समस्तीपुर का स्पेशली, उसमें 15 लोग मिनिमम होंगे सर कोर में। और एक तरफ मैंने देखा कि जो चीजें को हमने इम्प्लीमेंट किया या टीम ने इम्प्लीमेंट किया, और जहां पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जिस भी रीजन से, तो वो नंबर उस टाइम, वो नंबर था 15-16 वहां पे कोर थे, आज भी वो नंबर वहीं पे है। ये इसलिए हो पाया, जो कहते हैं ना कि सीनियर्स के द्वारा बताए हुए, जो सर ने अभी भी कह के यहां से गए, ठीक है, कि सरेंडर योर अपलाइन या सरेंडर योर मेंटोर। और मुझे लगता है मैंने कुछ और किया या नहीं किया सर, मैंने एक ही चेंज किया अपने आप, अपने थॉट्स में, पहले और अब में, कि हमने कंप्लीटली पंकज सर को सरेंडर किया। सर जैसे बताते गए उस चीज को इम्प्लीमेंट करते गया सर। ठीक है, नेक्स्ट सर यही विजन है कि 3 शहर अभी हमारे सामने, समस्तीपुर, नेक्स्ट बांका, जिसका डेट डिसाइडेड है 27 को, वहां पे मीटिंग्स हो रही है। और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है सर, जो मेरी ड्रीम सिटी है, जिसमें मतलब बहुत काम किया है, पटना को मुझे फ्रंट पे लाना है। और उसके लिए भी सर 4 मई मैं अगेन यहाँ पे फर्स्ट ये मंथली मीटिंग करने जा रहा हूँ। और न्यू सिटी में अभी मैं बैठा हूँ सर, मुजफ्फरपुर, जहां पर मैंने स्टेज से कहा था सर, और आज फाइनली यहां पर ऑफिशियली कह सकता हूं सर, ऑफिशियली ये जो प्रोसेस एक होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है लीडर्स की। और अब नेक्स्ट जो एक और शहर ऐड हो चुका है सर। तो विथ योर ब्लेसिंग, विथ योर गाइडेंस सर, इस साल एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है। हाँ, आपने सर एक टाइम पे कहा था 10:10 के मैट्रिक्स को फॉलो करने के लिए, बस उसी चीज पे मैं लगा हूं सर। 10 तो कब का हो चुका है, 10:10 पे काम कर हो रहा है सर। थैंक यू सो मच सर, कीप ब्लेसिंग सर। वेरी गुड। बेस्ट विशेस। नीलम जी, नीलम कुमारी जी समस्तीपुर से। Yes. आपकी आवाज आ रही है? नहीं है, नहीं है अभी, आपने ये आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही जी सर, आज का सेशन तो बहुत अच्छा था, हमको बहुत चीज सीखने को मिला। हमको तो हिम्मत नहीं था इतना कर सकेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं सर, लोगों को बताते हैं। मैंने ये अचानक मीटिंग, ये अप्रैल में जो हुई है, अचानक हुई है, 1-2 दिन के अंदर में प्रोग्राम हुआ कि घर पे करना है सर। उस रात, एक रात में हम कॉल करके 4 लोगों को बुलाए, चारों लोग प्रेजेंट हुए और एक ज्वाइनिंग आया सर, और एक को तो फोन पे ही बताए। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि हम अपने बलबूते पर अपने हिम्मत से काम की। ये बहुत अच्छी खुशी मिल रही है हमको, और करेंगे भी और सर। तभी आपके चेहरे की स्माइल भी बढ़ी हुई है। आप जब अपने जी दम पे बिजनेस को करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जी जाता सर, पहले तो हस्बैंड के दम पे थे लेकिन अपने दम पर करना वो ज्यादा खुशी मिलती है और नॉलेज भी मिलता है, है। यस, आप क्या कर सकते हैं।
अपने आप में देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। जब तक नहीं निकलते हैं, लोगों को नहीं बताते, तब तक सोचते हैं कि हम यहीं तक है, लेकिन कर रहे हैं सर, और करेंगे सर। थैंक यू सर। क्या बात, कितनी सही बात कही है आपने कि जब तक नहीं करते हैं तब तक लगता है कि हम यहीं तक हैं, लेकिन सर जब आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो पता चलता है ना कि आप कहाँ तक हैं। जब निकलेंगे ही नहीं तो अपनी दूरी कैसे तय कर पाएंगे कि मेरा दायरा कितना बड़ा है। इसको अगर तय करना है तो कहीं तो निकलना पड़ेगा। जी सर, ये थैंक जो यू सर। ठहराव है हमारी जिंदगी में जहर की तरह है, इस ठहराव को खत्म करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। राजेश सर, क्या खबर है आपके यहाँ से? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या खबर लेके? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, वाकई लाजवाब रहा आज का सेशन सर। आप और नरेश सर जो बातचीत किए, जो जो कन्वर्सेशन हुआ, ये जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं सबके लिए सर लाभदायक, उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक और सीखने योग्य रहा सर। सबके चेहरे का मुस्कुराहट, एक्साइटमेंट बताता है कि आज का सेशन वंडरफुल रहा है सर। इसके लिए आपको, नरेश सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपको, खासकर खन्ना सर के साथ पिछला सेशन किए आप, इस बार नरेश सर के साथ किए इस तरह के सेशन तो अरेंज करने के लिए सो मेनी थैंक्स सर फॉर अरेंजिंग दिस टाइप ऑफ सेशन। और मेरे मन का लायक अब काम हो रहा है सर कि आप ऐसे लोगों से इंटरव्यू करवा रहे हैं जो नए पुराने लोग साक्षात रूबरू हो रहे हैं कि हम लोग किनके साथ काम कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग, इसका लाभ मिलेगा सर। इस बिल्कुल। सप्ताह जो है सर, इस सप्ताह जो है पटना से आने के बाद तो व्यस्त थे ही, आपसे पटना मुलाकात हुई थी, पिछले बार भी स्पीकर थे लेकिन स्पीच दे नहीं पाए थे। इस सप्ताह पुराने लोगों का फॉलोअप करके 2 नया ज्वाइनिंग आया सर, तो हमको भी वाह। अच्छा मजा आया सर कि लगे रहने से, क्योंकि रामनवमी में घर गए थे, वहां भी समझाए थे, एक आईडी वहां से आया 5,000 बीबी का, और एक बगल में मित्र इंजीनियर साहब, उनको भी जूस वूस दिए थे, तो धीरे धीरे करके उनको समझ में आया तो वो भी ज्वाइन कर लिए थे। तो अब लगता है कि बिल्कुल, धीरे धीरे जो है मेहनत रंग लाएगा सर, और आप लोगों का गाइडेंस हम लोग अच्छा नेटवर्क बड़ा करेंगे। होगा, नेटवर्क जी बड़ा जी होगा। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेटवर्क बड़ा करना बड़ी। आप देखिए चटवाल सर ने भी वही बात करी जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बात करता हूँ कि जी सर, नंबर ऑफ पीपल वो भी एक्टिव, जिनको हमने खड़ा कर रखा है, तैयार कर दिया, वो हमारे बिजनेस की नींव है। ये अगर हम में से जी जितने सर, लोग समझ गए ना, पहले तो मुझे मजबूत बनना है और फिर मेरे आसपास मुझे लोगों को मजबूती देनी है, ये बिल्कुल सर। पूरा प्रोसेस हम समझ गए। अब उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, ये सब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। जी मतलब सर, ये तो बिजनेस का ही, यही तो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। और जो कर जी जाएगा इस चीज को, वो यहाँ पे कमा जाएगा पैसा। जो इसमें रोता हाँ रहेगा जी सर। वो फिर उस लिस्ट में खड़ा है। बस हम लोग को समाधान का हिस्सा बनना है सर, यही काम करना है, लोगों से करवाना है। जो भी लोग हैं उन लोगों को यही लाइन पे लेके चलना है और आपकी कि भैया यहाँ बहुत कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल वे में करना है, और तभी आपको तो इसमें धीरे धीरे आप सफल हो जाएंगे। मैंने पटना की, आपको आपने थोड़ा देर पटना की स्टेज पे आके बात की है, मुझे लगा कि आपके पास जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत काबिले तारीफ है। जी सर, धन्यवाद। मतलब आप रिटेल के कैंडिडेट नहीं हो, जी सर, आप नेटवर्किंग के कैंडिडेट हो। रिटेल तो थैंक यू आप वेरी अपने मच सर। आप आप रिटेल करके आप अपनी एक क्वालिटी को बस सिर्फ दिखा रहे हो लोगों को कि हाँ मुझे ये आता है, लेकिन आपकी एक जो बेहतर साइड है आपकी, जो शायद अभी तक आपको खुद भी नहीं पता, जो मैंने देखा, जी सर, जी तो सर, मुझे लगता है कि आप वो उस तरीके के कैंडिडेट हो। बाकी और आपके क्या वर्च्यूज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे मैं भी नहीं जाता, बट जो मैंने थोड़ा स्टेज पे आपसे देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेटवर्किंग के कैंडिडेट हो, जी सर, आपकी उम्मीद अच्छे में, वाले, बड़े आप, वाले। जी जी सर, आपके उम्मीद में खड़ा होने का प्रयास करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। जरूर, थैंक यू। यस, सुनीता मैम।